Okay, so the next part is nuclear physics, and this is basics of nuclear physics. So nuclear physics में first of all, how to represent a nucleus. Normally nucleus is represented in this way. The name of the element X is written at the center. ऊपर होता है mass number, नीचे होता है atomic number. Example देखो, सोडियम Na1123, इसमें 11 क्या है? 11 है एटॉमिक नंबर और 23 क्या है? 23 है मास नंबर. अब एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो इसमें न्यूक्लियस में, सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन्स है. और ऊपर जो A है, व्हाट इज दैट मास नंबर? इट इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. मतलब 11 अगर न्यूट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन है तो 12 न्यूट्रॉन होंगे, तो टोटल विल बी 23. सो दिस सोडियम न्यूक्लियस कंटेन्स 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन. रिमेंबर, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स है विल नॉट चेंज दिस पर्टिकुलर थिंग. बाहर के इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, वी आर स्टडिंग न्यूक्लियर फिजिक्स. ओके, सो एटॉमिक नंबर मोस्टली स्टूडेंट ऐसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. इट इज स्ट्रिक्टली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर. न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का एडिशन है मास नंबर, और एक नंबर होता है कॉल्ड एज न्यूट्रॉन नंबर. एंड न्यूट्रॉन नंबर बेसिकली क्या है? कितने न्यूट्रॉन्स है. सो सोडियम में प्रोटॉन नंबर 11 है, न्यूट्रॉन नंबर 12 है, और न्यूक्लियॉन नंबर मतलब मास नंबर है 23. सो दिस इज हाउ वी जनरली रिप्रेजेंट अ न्यूक्लियस. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. अब न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर वेरी टाइटली पैक्ड. उसका जो रेडियस होता है उसका फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन इन दिस वे, एंड इट इज इक्वल टू, सी रेडियस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास नंबर. एटॉमिक मास नंबर के क्यूब रूट पे डिपेंडेंट है वो. सो R इज इक्वल टू R नॉट A⁻1/3. सो R नॉट ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, समटाइम्स कॉल्ड एज 1.2 फेम्टोमीटर. फेम्टो स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻15. सो ये 1.2 फेम्टोमीटर का न्यूक्लियस का स्टैंडर्ड साइज है, R नॉट का वैल्यू है. मीन्स इफ आई आस्क यू व्हाट इज रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का रेडियस क्या है? हाइड्रोजन का A कितना है? 1. सो यू विल पुट 1. व्हाट इज द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम का, इफ यू रिमेंबर, एल्यूमिनियम का 27 है एटॉमिक मास नंबर. मास नंबर इज 27. सो इफ आई पुट 27 इट विल बिकम क्यूब रूट, दैट इज 3. मतलब एल्यूमिनियम का रेडियस विल बी 3 टाइम्स दिस, 3 इंटू दिस, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻⁻15. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड एनी पर्टिकुलर एलिमेंट के न्यूक्लियस का रेडियस इफ यू नो दिस फॉर्मूला. क्लियर? सो ये फॉर्मूला रेडियस का है. नाउ फ्रॉम दिस फॉर्मूला व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? वी अंडरस्टैंड दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस का डेंसिटी वो मास बाय वॉल्यूम होगा. एंड मास तो एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड करेगा, मास, एंड वॉल्यूम R क्यूब पे डिपेंड करेगा. जो R क्यूब A⁻1/3 का क्यूब, इफ आई क्यूब इट, इसका क्यूब मतलब वो डिपेंड करेगा A पे. सो A एंड A विल कैंसिल. सो प्रैक्टिकली व्हाट आई कैन कमेंट ऑन दिस इज कि न्यूक्लियर डेंसिटी ये मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करता. मीन्स इफ यू टेक हाइड्रोजन, इफ यू टेक एल्यूमिनियम, इफ यू टेक यूरेनियम, हेवी एलिमेंट्स, सब न्यूक्लियस की डेंसिटी विल बी सेम. ऑब्वियसली द रेडियस विल बी डिफरेंट, बट एवरी एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में गो फॉर एनी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट का न्यूक्लियर डेंसिटी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता. वॉल्यूम डिपेंड करता है, रेडियस डिपेंड करता है, मास डिपेंड करता है, बट डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर वी कैन कॉल इट एज. Now basics, we are still in the basics of nuclear physics. Nuclear physics में first you must know these basic terms: isotopes, isobars, isotones. To understand these terms I will give you a small trick over here. See, back before we study these three terms, एक बार ये रिवाइज कर लो. What is A? कैपिटल A क्या है? मास नंबर, मतलब ऊपर का नंबर जो है इट इज मास नंबर. ये Z जो है वो प्रोटॉन नंबर है, प्रोटॉन, करेक्ट? Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इनका जो डिफरेंस है दैट इज N, इट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. Now what is isotopes, isobars and isotones? I will give you a small trick. देखो, iso का मीनिंग होता है सेम, isothermal सेम टेम्परेचर, isosceles ट्राइंगल सेम एंगल. सो isotones में जो n है ना, isotones का n, I will write it कैपिटल. isobars में ये कैपिटल A लिखता हूँ यहाँ पे. isobars आर दी न्यूक्लियाई जिनके कैपिटल A, आइसो मतलब सेम A होते हैं, जो एलिमेंट्स के सेम A होते हैं, सच एलिमेंट्स आर आइसोबार्स. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 40K19, 40
Ca20, कैल्शियम पोटेशियम ऊपर 40 है, A सेम है, सेम आइसो, A सेम A, ऊपर का नंबर सेम है, सो दीज एलिमेंट्स आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर, करेक्ट। आइसोबार्स मतलब सेम A। आइसोटोन्स क्या होगा, जिनमें N सेम है। N मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ N? N इज बेसिकली द डिफरेंस। N यहाँ पे नहीं दिखता डायरेक्टली, इट इज द डिफरेंस। सो एग्जाम्पल देखो, 23Na11, इसका N कितना है, 12। 24Mg12, डिफरेंस कितना है, 12। दीज आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। आइसो मतलब सेम, N, आइसो N, सेम N, सेम A। एग्जाम्पल नंबर 2, 3H1 ट्रिटियम, 4He2 हीलियम। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज स्टिल 2। दीज आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। अब बचा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में An और द थर्ड टर्म इज Z। आइसोटोप्स का स्पेलिंग आई विल सिंपली चेंज एंड आई विल राइट इट आइसोटोप्स। नाउ आइसोटोप्स में द एलिमेंट्स हैविंग सेम Z, सेम Z मतलब नीचे का नंबर सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल 1H1, 2H1, 3H1, दीज आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर, सेम Z। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, सेम नंबर 88। कार्बन 12, कार्बन 14, सेम ऊपर का नंबर, सॉरी सेम नीचे का नंबर, Z इज सेम, Z इज सेम। सो आइसोटोप्स का नाउ, okay, now very simple way you can just remember these things. What is isotopes? Isobars, isotopes. Isotopes means same Z. Iso same, topes में Z. Isobars, iso means same, same A. And isotones, same N. This is how you can quickly remember isotopes, isobars and isotones in nuclear physics. Now once you understand the basics, now we will go into details of this, that is studying nuclear binding energies and dealing with energies. So the next part is nuclear binding energy का concept and उसके ऊपर nuclear stability we are going to discuss. So before that, the most important term for understanding nuclear binding energy or stability is the mass defect. Now see what is the meaning of mass defect. I'll give you one example. Suppose if this is helium 4He2. अब ये जो helium, when helium is formed, how many protons come together? 2 protons come together and 2 neutrons come together, okay? So 2 protons, 2 neutron combine and then the nucleus of helium is formed. Now I am giving the example, the values are not exact, okay? Just example के लिए I am taking these values. Let us say 1 proton is 1 gram, example है 1 proton is 1 gram and 1 neutron, थोड़ा सा heavy होता है neutron, 1.1 gram है. And now if I want to make helium, what do we expect? कि when I will put 2 protons इस बॉक्स में, if I put 2 proton and 2 neutron, कितना वेट एक्सपेक्ट करते हैं? 2 प्रोटॉन का 2 ग्राम और 2 न्यूट्रॉन का 2.2 ग्राम. सो वी एक्सपेक्ट कि बाबा इसमें 4.2 ग्राम का भी ये एलिमेंट होना चाहिए, ये न्यूक्लियस 4.2 ग्राम का होना चाहिए. When I will put 2 protons and 2 neutrons, I will make helium and now I will try to weigh it. When you will weigh that particular helium nucleus, you will be shocked to know that the weight of that helium is not 4.2, it is only 4 gram. So yes, 0.2 gram is missing in this. दो इमेजिन करो एक बॉक्स में 1 ग्राम एंड 1 ग्राम के 2 ऑब्जेक्ट डाले हैं, 1.1 ग्राम 1.1 ग्राम के 2 ऑब्जेक्ट डाले हैं. इमेजिन बॉक्स का वेट 0 है एंड नाउ इफ यू लिफ्ट दैट एंड पुट ऑन अ वेइंग मशीन, अगर 4.2 ग्राम एक्सपेक्टेड है लेकिन 4 ही ग्राम आ रहा है, मतलब ये 0.2 ग्राम जो मिसिंग है, दैट मिसिंग मास इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट. What exactly happens actually is, ये जो डिफरेंस है ना मास का, वो पूरा मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, जो एनर्जी ये 2 प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखती है. बिकॉज 2 प्रोटॉन्स व्हेन दे आर इन अ वेरी स्मॉल स्पेस दे विल रिपेल इच अदर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, बोथ आर पॉजिटिव. बट दिस एनर्जी जो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मास डिफेक्ट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट एनर्जी विल होल्ड दैट न्यूक्लियस टुगेदर. सो वी विल फर्स्ट कैलकुलेट कि वो एनर्जी कितना है एंड देन वी विल सी वो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है. फर्स्ट मास डिफेक्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो. मास डिफेक्ट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास, करेक्ट? कैलकुलेटेड माइनस ऑब्जर्व्ड. नाउ टेल मी हाउ टू कैलकुलेट मास. इट इज इन दिस वे, z इंटू z मतलब मास ऑफ प्रोटॉन. रिमेंबर z क्या है? एटॉमिक नंबर है. सो दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन प्लस a माइनस जेड करना पड़ेगा, a माइनस जेड. दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन. दिस इज नथिंग बट मास ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू अवर कैलकुलेशन. इतना मास होना चाहिए. ओके, दिस वॉज जस्ट एग्जाम्पल.
अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन इतना मास होना चाहिए, लेकिन ऑब्जर्व्ड मास कुछ अलग ही है। रिमेंबर इसमें इलेक्ट्रॉन्स आई एम नॉट कंसिडरिंग, इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस। सो दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेशन वाइज, दिस इज ऑब्जर्व्ड मास। इनका जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट, and this defect converts into energy and that energy binds the nucleus, so we call it as binding energy। और उसका फॉर्मूला होता है according to Einstein's mass energy equivalence। ये जो मास विच इज डिस्ट्रॉयड, मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, कितने एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। दिस मच एनर्जी, this much mass defect converts into energy and this is the formula of that energy। now remember ये जो mass defect है ना, यहाँ पे मैंने ग्राम में एग्जांपल दिया 0.2 ग्राम, बट रिमेंबर एक एटम के लिए that mass defect is very very small, that mass defect is so small that it is very hard to calculate। so that mass is not generally measured in kilograms or grams, it is generally measured in atomic mass unit। now obviously अगर ये kg में है और ये मीटर पर सेकेंड में है तो आंसर किस में मिलेगा, आंसर मिलेगा जूल में। बट सिंस मास डिफेक्ट बहुत ही स्मॉल होता है, वो नॉर्मली एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं, और वन एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना छोटा मास होता है। सो इफ मास डिफेक्ट इज इन एटॉमिक मास यूनिट, तो बाइंडिंग एनर्जी कितना आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी एंड सॉल्विंग एवरीथिंग, द आंसर कम्स आउट टू बी डेल्टा एम इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है, इफ मास डिफेक्ट इज 1 AMU इतना एनर्जी मिलेगा, इफ मास डिफेक्ट इज 2 AMU इंटू 2 करो। सो दिस इज बेसिकली इसका सिंप्लीफाइड वर्जन। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये तो ऐसा यूनिट में है, जूल में है वो। वी नॉर्मली डील इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉर स्मॉलर एनर्जीज, सो इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले, एंड दिस इज इन एटॉमिक मास यूनिट, दिस वेयर डेल्टा एम इज इन एटॉमिक मास यूनिट, AMU में है वो, एंड 1 AMU इज दिस। ओके, मोस्टली क्वेश्चन में एटॉमिक मास यूनिट में ही क्वेश्चन दिया होता है, सो यू विल सिंपली पुट इट ओवर हियर। सो दिस इज हाउ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कैन बी कैलकुलेटेड। ये बाइंडिंग एनर्जी है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, इट मीन्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, इट मीन्स दिस मच एनर्जी इफ आई गिव टू द न्यूक्लियस, ऑल द न्यूक्लियॉन्स आई कैन सेपरेट देम। न्यूक्लियॉन्स ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगता है, दिस मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ओके, and this is the formula of binding energy। but the problem with this binding energy is कि ये binding energy will not tell us the stability, कि nucleus stable है या नहीं है stable, this will not tell us। you might think कि binding energy ज़्यादा है, it means it is more stable, it is difficult to remove it, and lesser the binding energy, it is less stable, but it is not so, because binding energy, ये जो binding energy है, ये पूरा energy is utilized टू बाइंड द होल न्यूक्लियस। उसमें से एक न्यूक्लियॉन अगर निकालना है तो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दिस विल नॉट गिव यू, द क्वांटिटी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, पर न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी। दिस विल एक्चुअली गिव अस द करेक्ट आइडिया कि एक न्यूक्लियॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक न्यूक्लियॉन निकालना कौन से एलिमेंट में डिफिकल्ट है, एंड दिस एनर्जी, दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज डेल्टा एम 931 MeV डिवाइडेड बाय न्यूक्लियॉन नंबर, दैट इज मास नंबर। एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूरे पीरियोडिक टेबल में एवरी एलिमेंट का इफ आई प्लॉट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, एवरी एलिमेंट विथ मास नंबर, इफ आई प्लॉट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, व्हाट यू विल फाइंड इज कि हाइड्रोजन का बहुत कम है बाइंडिंग एनर्जी। मीन्स हाइड्रोजन में इफ यू वांट टू रिमूव प्रोटॉन, इट इज़ वेरी सिंपल। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम में रिमूविंग सिंगल न्यूक्लियॉन इज वेरी सिंपल। देखो बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है। it increases and becomes maximum for iron। आयन के लिए इट इज़ मैक्सिमम, उसका वैल्यू होता है 8.75 MeV एक न्यूक्लियॉन के लिए। मतलब आयन में वी नो दैट आयन में देर आर 56 न्यूक्लियॉन्स, करेक्ट। आयन इज 26 एंड 56, मतलब 26 प्रोटॉन है उसमें और 30 न्यूट्रॉन है, करेक्ट। सो इफ आई वांट टू रिमूव 1 न्यूट्रॉन, एग्जांपल लो, एक न्यूट्रॉन निकालना है, तो एक न्यूट्रॉन निकालने के लिए इतना एनर्जी लगेगा, विच इज द हाईएस्ट इन दिस ग्राफ। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। आई एम नॉट टॉकिंग केमिकली, आई एम टॉकिंग न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर वाइज ये सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है आयन को ब्रेक करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एवरी न्यूक्लियन रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी। एंड फ्रॉम दिस ग्राफ व्हाट आर आवर कंक्लूजन्स, देखो कंक्लूजन्स क्या है। द कंक्लूजन्स फ्रॉम दिस ग्राफ इज इफ द एटॉमिक नंबर
ये 50 है ना, ये 30 पकड़ लो, यहाँ पे 30 है, 30 और ये 150 है, ये 200 है, यहाँ पे 170 होगा कहीं पे, तो सो 30 और 170 के रेंज में ये जो न्यूक्लियस है ना, 30 to 170 में प्रैक्टिकली व्हाट आई कैन से कि सबका बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज कांस्टेंट 30 to 170. इनमें देर इज नो प्रॉब्लम, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी हाई है, स्टेबल है ये सब लोग. कौन स्टेबल है? 30 to 170 वाले. लेकिन 170 के ऊपर एटॉमिक नंबर्स ग्रेटर देन 170 और एटॉमिक मास नंबर्स लेस देन 30, ये थोड़े अनस्टेबल है, उनकी एनर्जीज कम है, उनकी एनर्जीज कम है. सो दीज एलिमेंट्स जो 30 के नीचे है या फिर 170 के ऊपर है, such elements are basically unstable elements. और जो 30 से नीचे होते हैं, what they will try to do, they will try to go in the safety region, safe zone में जाना they would prefer. So what they will do is, अगर वो इस रीजन में है, what they will do, दोनों मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक ऑक्सीजन जिसका लेस है या नाइट्रोजन जो लेस है, नाइट्रोजन एंड कार्बन, what they will try to do normally is hydrogen and helium, hydrogen will combine to form deuterium and deuterium will combine to form helium. So in this way the smaller elements वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं. So they undergo fusion reaction, they will fuse so that उनका वेट बढ़ेगा, they will go above 30 and become stable. Whereas 170 के ऊपर के elements what they will do, they will try to split so that उनके मास कम हो जाएंगे और then they will enter the safety zone. So 170 के ऊपर undergo the reaction called as fission. Fission मतलब क्या? Breaking into two parts or more than two parts. Fission, breaking. So 170 के ऊपर nuclear fission they undergo. 30 के नीचे वाले elements undergo fusion. This is the basic reason behind fission and fusion reactions. So hydrogen का जो reaction है nuclear वो fusion है, जो स्टार पे होता है, सन पे होता है, फ्यूजन. एंड फिजन होता है हायर एलिमेंट्स का, यूरेनियम फ्यूज होता है वो, सॉरी यूरेनियम फिजन होता है, वो स्प्लिट होता है यूरेनियम, इट स्प्लिट्स इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन, दोनों अंदर आ जाते हैं, सेफ हो जाते हैं. सो 30 to 170 इज अ सेफ रीजन वेयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज रिलेटिवली हाई, सो यू गेट न्यूक्लियर स्टेबिलिटी. Clear? So this graph you must know, some basic data you must know the interpretation, you must also know this formula, how to calculate binding energy per nucleon. So this is all about nuclear binding energy required for MHT CET exam. Again I am repeating, this is only for CET crash course. Okay, इससे और ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो सिलेबस में नहीं है. सो आई विल ओनली स्टिक टू सिलेबस, स्टेट बोर्ड का सिलेबस. सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. Okay, so the next point is radioactivity. In radioactivity basically obeys first order reaction law, and it is the rate at which the nuclei will decay is directly proportional to the present concentration at that time. और इसका जो constant है it is lambda. So dN by dt is equal to minus lambda t. What is minus sign? Because the concentration is going to reduce. And if you solve this, integrate करके अगर solve किया इसको तो इसका आंसर ऐसे आता है, Nt is equal to N0 e raised to minus lambda t. What is meaning of Nt? Nt मतलब क्या है? Nt है concentration at time t. Concentration at time t. What is N0? Initial concentration मतलब कितने न्यूक्लियाई ओरिजिनली है और ये टाइम t के बाद कितने बचेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर N0 न्यूक्लियाई t इक्वल टू 0 पे है तो जैसे टाइम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन विल रिड्यूस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर लॉ. और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू मस्ट नो कि इसमें ये जो लैम्डा है, दिस लैम्डा इज कॉल्ड एज डीके कांस्टेंट. और इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यू मस्ट रिमेंबर. एक है हाफ लाइफ दैट इज डिनोटेड एज टी हाफ. और इसका फॉर्मूला कितना आता है? केमिकल काइनेटिक्स में वी हैव स्टडीड दिस, केमिस्ट्री में. टी हाफ का फॉर्मूला आता है ln2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 divided by lambda which is 0.693 by lambda, correct? और इस टाइम के बाद what is definition of t half? It is the time after which the concentration initial का becomes half. मतलब n0 का n0 by 2 कब हो जाएगा? It will happen after time t half. That is called as t half time, which is 0.693 upon lambda. What is meaning of, there is one more point called as average life.
what is average life? T average, and average life is basically 1 by lambda. और इतने टाइम के बाद व्हाट हैपेंस, जैसे हाफ लाइफ के बाद कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाता है, वैसे एवरेज लाइफ के बाद कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूसेस टू 37%. 37% कैसे? तो इसमें जस्ट ट्राई टू पुट टी एवरेज ओवर ईयर, यहाँ पे मिल जाएगा. इफ आई पुट टाइम इक्वल टू टी एवरेज, व्हाट आई विल गेट? ई रेस टू माइनस लैम्डा टी एवरेज. लेकिन टी एवरेज का फॉर्मूला क्या है? 1 बाय लैम्डा है. 1 बाय लैम्डा, लैम्डा कैंसिल, इट विल बिकम एन नॉट ई रेस टू माइनस 1, दैट इज एन नॉट बाई ई. एंड एन नॉट बाई ई का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके यू विल गेट आंसर 0.37 एन नॉट. इसका मीनिंग क्या है? द कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स 37% ऑफ ओरिजिनल. मीन्स कॉन्सेंट्रेशन अगर एन नॉट है, वो 0.37 एन नॉट कितने टाइम के बाद बनेगा? इट विल ऑकर आफ्टर टाइम टी एवरेज. टी एवरेज कभी भी, टी एवरेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी हाफ. दिस इज द रिलेशन बिटवीन टी एवरेज एंड टी हाफ. और उनका रेशियो अगर पूछा, व्हाट इज द रेशियो? द रेशियो ऑफ टी एवरेज, टी हाफ एंड टी एवरेज इज बेसिकली log 2 upon lambda 1 by lambda. So lambda will cancel, is basically log to the base e 2, which is 0.693. So you must know these basic equations to solve numericals. Textbook में there is no numerical given on radioactivity, but it is expected, even though physics में नहीं आया तो chemistry में तो आएगा ही, first order पे reactions. So you must know how to solve these type of questions. So this is all about radioactivity. Now the last point that is left is the matter waves. We will see what is matter wave and how to solve questions and what are the formulae in matter waves, right? Okay, so the last point of this lesson is matter waves, and now we will see what is meaning of matter waves. See, it is believed that light has got a dual nature. Light is a wave as well as light is a particle. This is called as dual nature of light. Using the same concept was applied on particles, that if light can have two natures, one is a wave nature, other is a particle nature. So why not particle could have wave nature? So this concept was applied on a particle, and what results were obtained? See, if there is a particle of mass m, correct? If there is a particle of mass m, and if this particle is moving with velocity v, then this particle, right now it is a particle, but this particle is associated with one type of wave which is called as a matter wave. और वो जो wave है which is associated with the type of wave, उस wave का wavelength is given by h by mv. This is the formula for the wavelength of matter wave. This matter wave is also called as de Broglie's wave. It is named after a scientist. Matter wave is the wave which is associated with a moving matter. So obviously if the matter is at rest, the wavelength will become infinity, and if the matter is moving at a very large speed, the wavelength will be very, very small. So generally we calculate matter wave by using this formula h by mv. m is mass, v is velocity. Now see, if I try to calculate matter wave, चलो क्रिकेट बॉल के लिए कैलकुलेट करते हैं. क्रिकेट बॉल का लेटेस्ट से मास इज 300 ग्राम. 300 ग्राम मतलब 0.3 kg, and it is moving at the speed of 100 meter per second. Okay, so what will be its de Broglie's wave? Its de Broglie wavelength will be h, which is 6.63 into 10 raised to minus 34. ये Planck's constant है, divided by mass into velocity करके देखो 30 है ये. So ये divide करके देखा, अगर 0 कैंसिल हुआ तो 10 raised to minus 35 हो जाएगा वो, and 6.6 upon 3 is 2.21 into 10 raised to minus 35 meter. Now remember, this 10 raised to minus 35 is very, very small, it is insignificant. So generally itna small wavelength will not make any significance. Clear? So normally matter wave macroscopic objects के लिए calculate नहीं करते. We never calculate for macroscopic objects like ball or stone moving at certain speed. We normally calculate matter waves only for very, very small objects like protons, neutrons, electrons. So now in this particular topic we will focus only on microscopic objects, not on macroscopic objects. So we will focus on electron first. ठीक है, matter wave electron का कितना होता है? Electron. What is matter wave or de Broglie's wave for an electron? Now where do you find electron normally? Normally electron you will find in atom. Correct? You will find electron in atom, that is in orbit of any atom. In orbit we can find it. And second, where you can find electron normally, if you find electron you will find it in external field. Okay, you will find electron in external field.
और इन ऑर्बिट. ओके, रैंडम इलेक्ट्रॉन तो होते ही है, लेकिन राइट नाउ वी विल ओनली फोकस फॉर फील्ड. एक फील्ड में इलेक्ट्रॉन है या फिर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है. लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट. ठीक है, उसका वेलोसिटी v है और मास m है ऑर्बिट में, और ये फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज. ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, राइट. और इस फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन से पहले आई विल पुट अ चार्ज q. एक चार्ज है q इस फील्ड में. इस चार्ज का मास m है और इस फील्ड का पोटेंशियल v है, पोटेंशियल डिफरेंस pd. सो दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मैटर वेव का वेवलेंथ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट. सी, वी नो द फॉर्मूला ऑफ मैटर वेव का वेवलेंथ इज h/mv, करेक्ट. So this mass into velocity calculation is very important. First we need to understand इसका velocity कितना होगा. Now when you place a charge in a field, that charge gains some energy and that energy is basically electrostatic potential energy. When you place it in a field, that energy will convert to kinetic. So इसका kinetic energy कितना gain करेगा वो? The kinetic energy that this charge will gain will be equal to charge into potential in which we have placed it. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. कितना काइनेटिक एनर्जी ये चार्ज गेन करेगा? उसका चार्ज इनटू कौन से फील्ड में रखा है. इफ आई प्लेस इट इन फील्ड v, देन q इंटू v. इफ इट इज एन इलेक्ट्रॉन, देन e इंटू v. ऐसे. सो दिस काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली हाफ उसका मास इंटू उसका वेलोसिटी स्क्वायर इज q इंटू दिस v. v इज पोटेंशियल, दिस v इज वेलोसिटी. I want mv, I don't want half mv square. So ये 2 first I will take it on right hand side. 2 गया. ये mv square है, I want mv. So I will multiply both sides with m. So क्या हो जाएगा वो? mv will become, mv square है ना वो, तो mv will become under root 2q और 2mqv. Correct? So what will be de Broglie wavelength of any charge? The de Broglie wavelength for any charge का formula will be h upon mv. तो करेक्ट ही है, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड में अगर रखा है then the formula is h upon 2mqv. This is the general formula. General formula. If it is for electron, specially for electron, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास पता है. Then what will be de Broglie wavelength for electron? It will be h upon under root 2 into mass of electron into charge of electron into potential. इसमें potential छोड़ के everything else is constant. If you watch carefully, everything is constant. और ये सभी constant का value put करने के बाद the answer that you will get is 12.27 angstrom unit upon root v. This is de Broglie wavelength of electron. Okay, note यहाँ पे नोट. क्या नोट है? इंपॉर्टेंट नोट. ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन. अगर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन पे नहीं प्रोटॉन पे पूछा है, यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला. यू नीड टू स्टिक टू द जनरल फॉर्मूला बिकॉज प्रोटॉन का मास इज डिफरेंट. इवन दो चार्ज प्रोटॉन का सेम है, यू विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन. ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये फॉर्मूला. एग्जाम्पल देखो, अगर ये फील्ड है 100 वोल्ट का, 100 वोल्ट के फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया है, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना आएगा? 12.27 अपॉन रूट 100. वोल्टेज 100 है, पोटेंशियल डिफरेंस जो 10 होता है रूट 100. सो आंसर आएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम यूनिट. दिस विल बी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो कैलकुलेटिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी सिंपल इफ इट इज प्लेस्ड इन फील्ड. अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, अगर जनरल चार्ज है तो ये फॉर्मूला है. क्लियर? Now we will see in orbit. If electron is revolving in orbit, and strictly we know about hydrogen, so in hydrogen atom का orbit. If electron is revolving in hydrogen atom का orbit, then what will be its de Broglie wavelength? The formula is h/mv. But since we know this formula कि lambda is equal to h/mv, how can I calculate mv? I will use very important step, that is second postulate. You remember what is second postulate? It is mvr, angular momentum of electron, is integral multiple of h by 2 pi. So what will be mv का value which I need over here? mv will be equal to nh upon 2 pi r
nh upon 2 pi r. Therefore, if I replace this nh upon 2 pi r over here, de Broglie wavelength in orbit, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी एन एच अपॉन डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी एच अपॉन एम वी विच इज एन एच अपॉन 2 पाई आर. एच एच कैंसिल, आंसर आएगा 2 पाई आर अपॉन एन. 2 पाई आर अपॉन एन डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ये फॉर्मूला है. बट दिस फॉर्मूला विल नॉट टेल यू द रिलेशन कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ और एन में रिलेशन क्या है. वी हैव सीन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई दैट हाउ डिफरेंट क्वांटिटीज डिपेंड ऑन एन. बराबर. रेडियस डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन एन, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. ये सब रिलेशन देखे हैं. वैसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ एन पे कैसे डिपेंड करता है? डज इट डिपेंड इनवर्सली? नो, द आंसर इट डिपेंड्स डायरेक्टली. वाई डायरेक्टली? बिकॉज आर है यहाँ पे, जो आर एन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर है. सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, इवन दो यहाँ पे इनवर्स लग रहा है. आर इज proportional to n square, so 1 n will cancel. But this is the formula for de Broglie wavelength. Okay, so questions इस पे भी पूछ सकते हैं. For example, what is de Broglie wavelength of electron? It is in the 4th orbit. What is the formula that you will use? Lambda in 4th orbit will be 2 pi r in 4th orbit upon orbit number is 4, n is equal to 4. लेकिन radius in 4th orbit क्या होता है? It is radius in the 1st orbit into 4 square. Correct? R रेडियस इन 4th ऑर्बिट इज रेडियस इन 1st ऑर्बिट इनटू n स्क्वायर होता है ना, रेडियस इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला nth ऑर्बिट का. एंड एवरीवन नोज 1st ऑर्बिट का वैल्यू कितना है? 0.537 एंगस्ट्रॉम यूनिट. सो सिमिलरली यू कैन फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन एनी गिवन ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम. क्लियर? सो डी ब्रॉगली और मैटर वेव का वेवलेंथ ऑफ एनी चार्ज इन द फील्ड or any electron in the orbit of hydrogen atom, you can find the values of wavelength using these type of formulae. Okay, so इस lesson में de Broglie wavelength related ये questions हैं. And then Davis and Germer experiment which proves that electron is a wave, लेकिन उस पर न्यूमेरिकल्स नहीं है. जस्ट यू हैव टू रीड दैट पर्टिकुलर सेक्शन. उस पर थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर पूछा तो आ सकता है. नॉर्मली इट इज़ नेवर आस्क्ड, बट स्टिल सेफर साइड यू कैन जस्ट रीड इट वंस और ट्वाइस. Remember some certain values from it. It will help you. So de Broglie wavelength के बारे में you must know all these things for solving MCQs. Okay, so this is all about atoms, molecules and nuclei lesson. This was the second lecture, second video of this particular topic.